Good morning, student. How are you today? Now last point. क्योंकि ज़्यादातर जो इस प्लांट के मेंबर्स हैं उनसे जो लिक्विड निकलता है, जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगनेंट वाला होता है. ठीक है, तो ख़ास तौर से सीड्रस वुड, सीड्रस रिलीजेस फ्रेगनेंस, और इस फ्रेगनेंस का इस्तेमाल हम करते हैं इंसेक्ट रेपेलेंट में. फ्रेगनेंट इज यूज्ड इन, ये इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में. फॉर एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसेक्ट रेपेलेंट. इंसेक्ट रेपेलेंट, ठीक है. दूसरा इस्तेमाल क्या किया जाता है, इसको रॉट रेजिस्टेंट भी कहते हैं. रॉट रेजिस्टेंट यानी ये डिजीज को भी रोकता है. सीड्रस वुड यूटिलाइज इन द डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल, वैगन, रेलवे स्लीपर्स, पैकेजिंग, कॉफिन, फ्रेमवर्क, and bridge construction. So this is all about the economic importance of gymnosperm. We discussed about the economic importance of gymnospermic plant. Now today we are going to start new topic which is known as angiosperms. Now I am going to start very new topic known as angiospermic. Angiosperm is also known as vessel plants or vessel seeded plant. एंजियोस्पर्म का नाम ही इस हिसाब से रखा गया है कि एंजियोस का मतलब होता है वेसल्स और स्पर्मा का मतलब होता है सीड. तो ऐसे प्लांट जिनमें क्या पाया जाता है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सीड को डेवलप कर सकते हैं, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट. तो लिख लीजिए एंचियन, वेसल्स एंड स्पर्म, सीड, राइट. तो ऐसे प्लांट जो सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं और उनमें वेसल्स पाए जाते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं. नाउ एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर कंसीडर्ड एज मोस्ट एडवांस्ड प्लांट बिकॉज दे हैव अ फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, और ये फ्लावरिंग स्ट्रक्चर में ओब्यूल्स पाए जाते हैं और इन्हीं से सीड का डेवलपमेंट होता है. अगर देखा जाए तो पूरे इस होल अर्थ पर करीब 1,25,000 जनरास पाए जाते हैं और करीब 2,70,000 स्पीसीज़ पाई जाती है, और इनमें से 2,20,000 आर डाइकॉट्स एंड ओनली 5 lakhs आर मोनोकॉट्स. So in this way we do understand how the angiospermic plant are dominating right now. तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट जो जिम्नोस्पर्म के बाद डेवलप हुए. तो लिख लेते हैं कुछ इसके फैक्ट के बारे में. फर्स्ट, इट इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस्ड
प्लांट स्पीसीज। ये सबसे एडवांस स्पीसीज में कंसिडर किए जाते हैं। सेकंड, इट बियर्स फ्लावर। ये पहली प्लांट की ऐसी वैरायटीज थे, ऐसे स्पीसीज थे जिनमें फ्लावर्स अवेलेबल था। सो दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड फीचर। ये मोस्ट एडवांस फीचर में आता है क्योंकि फ्लावर्स इसके पहले कभी भी प्रेजेंट नहीं था। नाउ डाइवर्सिफाई द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये किस तरह के पाए जाते हैं? फर्स्ट एडवांस फीचर इज दैट द होल अर्थ हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड इट इन्वॉल्व्स 12,500 genera, राइट? $12,500 genera. And in this genera, it consider approximately 2.70 lakh 2.70 lakh of species। इतनी स्पीसीज पाई जाती है। स्पीसीज 2.70 lakh species are found all over the world, right? Next point, approximately out of 270, the 220 lakh, अगर इसको बाइफर्केट कर दिया जाए तो 2,20,000 are considered as a dicot। तो डाइकॉट जो स्पीसीज है वो आती है लगभग 2.20 लाख, राइट? और अगर मोनोकॉट की बात करें तो ये आती है करीब 5 लाख। फाइव लाख स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज अ मोनोकॉट। So roughly we do understand कि in this way अगर एंजियोस्पर्मिंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी डाइकोटिलीडन्स जो प्लांट पाए जाते हैं ये डोमिनेटिंग है। इनकी क्वांटिटी और इनकी जो स्पीसीज़ है मोनोकॉट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। जो जितनी दाल वाली फसलें हैं वो सभी इसी में आते हैं डाइकोटिलीडनस प्लांट्स में, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर द मोस्ट डोमिनेंट एंड हाईएस्ट इवॉल्व प्लांट ऑन दिस अर्थ राइट नाउ। इस समय सबसे डोमिनेटिंग प्लांट स्पीसीज में एंजियोस्पर्मिक प्लांट आते हैं एंड दे डेवलप इन द टर्सरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक एरा। तो इसी को हम एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ये आप एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। मैं आपको यहीं पर एक पॉइंट दे देता हूँ कि जो सीनोजोइक एरा है उसके टर्सरी पीरियड पे ये एंजियोस्पर्म प्लांट डेवलप हुए, एग्जिस्टेंस में आए और काफ़ी फले फूले, राइट? तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। टर्सरी पीरियड ऑफ सीनोजोइक era is known as age of angiosperm। First point. Next point, they are most dominant, most dominant and highest
evolved species on earth, right? Next point, they are all of different kinds, यानी इनमें लगभग सभी वैरायटीज पाई जाती हैं। लिखिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट exhibit every kind of habitat. ये लगभग सभी तरीके के पॉसिबल जो हैबिटेट है उनको शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, दे आर एनुअल्स, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन। अगर लाइफ स्पैन को देखा जाए तो ये तीनों लाइफ स्पैन जीते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, राइट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये अलग अलग हैबिटेट फॉलो करते हैं। ऑटोट्रॉप, ज़्यादातर तो ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, पैरासिटिक, राइट। नेक्स्ट आते हैं पैरासिटिक के बाद इपीफिटिक, और एपीफिटिक के बाद आते हैं इंसेक्टिवोरस, जो काफ़ी स्ट्रेंज माने जाते हैं। और इंसेक्टिवोरस के बाद आता है सैप्रोफिटिक। सो यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। ये लाइफ स्पैन और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पर यू कैन सी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट लगभग सभी तरह के हैबिटेट को फॉलो करते हैं। ये किस बिहाफ पर है वो भी लिख लीजिए, लाइफ स्पैन and mode of nutrition. Okay, so next heading डाल दीजिए जनरल कैरेक्टर्स। General characters of angiospermic plant. First point, the main plant body is sporophyte and it can be easily differentiated into root, stem and leaves. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की खास बात ये है कि जो प्लांट है उसको हम क्लियर कट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट में, स्टेम में और लीव्स में। और जो मेन बॉडी होती है स्पोरोफाइट होती है, यानी 2n कंडीशन में पाई जाती है। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, main body is sporophyte, 2n condition, and it can be differentiated into root ऐसे लिख लीजिए body, the body can be differentiated into root, shoot and stems. Shoot, stems ही होता है, stems and leaf. Now here you can differentiate it all part of the plant.
और ये प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज अ प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम एंड प्रेजेंस ऑफ कैम्पेनियन सेल्स इन द फ्लोएम, जो कि पिछले वाले फाइलम में एब्सेंट था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखिएगा द प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, जाइलम वेसल्स आर फाउंड और प्रेजेंट, यहाँ पर वेसल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड कंपेनियन सेल्स द केस ऑफ फ्लोएम, कंपेनियन सेल प्रेजेंट, यहाँ पर कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड फीचर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फीचर क्योंकि ये सारे जो करेक्टर्स हैं, वेसल्स का पाया जाना, कैम्पेनियन सेल का पाया जाना, वो पिछले फाइलम में नहीं होता था। तो ये एक एडवांस फीचर है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी माना जाता है। नाउ लुक एट द वुड। द वुड इज़ हार्ड, पोरस, मोनोजाइलिक और ज़्यादातर डाइकॉट्स के केस में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। थर्ड, वुड। तो वुड्स आर हार्ड, टफ पाए जाते हैं, हार्ड होते हैं। मोनोजाइलिक कंडीशन पाई जाती है। मोनोजाइलिक। नेक्स्ट, दे हैव सेकेंडरी ग्रोथ, पोरस भी होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ is found in dicots. मोस्टली डाइकॉट्स में ही सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई पड़ती है, यानी सर्कमफेरेंस में या गर्थ में जो मोटाई में जो वृद्धि होती है उसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। प्राइमरी ग्रोथ तो लेंथ वाइज ग्रोथ कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ इसकी सर्कमफेरेंस की ग्रोथ कहलाती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन डाइकॉट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं किस तरह से पाए जाते हैं। तो एक्चुअली जैसा कि जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा कि वहाँ पर एंथ्रेडिया और आर्कीगोनिया पाए जाते थे, बट राइट नाउ इन दिस केस यहाँ पर एंथ्रेडिया और आर्कीगोनिया नहीं पाए जाते और इसकी जगह फ्लावर पाया जाता है, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया एब्सेंट। बोथ आर एब्सेंट, ये दोनों ही नहीं पाए जाते। इंस्टेड ऑफ Archegonia and Antheridia, they have flowers. Flowers are found which is the most important characteristic features, which is most important characteristic
characteristic feature of angiosperms. राइट, तो फ्लावर का पाया जाना एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, और एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ओपनली पाए जाते थे, बट द सेक्स ऑर्गन्स इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर फाउंड इनसाइड द फ्लावर. ओके, तो सेक्स ऑर्गन्स आर इंक्लूज्ड इन द फ्लावर. Sex organs are enclosed in the flower. तो ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो सीड तो आ चुके थे, बट वो नेकेड थे, इसलिए उसके ख़राब होने का जो चांसेस थे, डैमेज होने के जो चांसेस थे, कहीं ज़्यादा थे. बट यहाँ पर इनक्लोज्ड सिस्टम पाया जाता है, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, और इसीलिए सीड के डेवलप होने की संभावना जिम्नोस्पर्म से कई गुना ज़्यादा बेहतर पाई जाती है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. In the case of flowers, the flower is consist of 4 whorl. फ्लावर 4 whorl से मिलकर बने होते हैं. फ्लावर it is consist of 4 whorls, 1 2 A, B, C and D. इनके नाम है रिस्पेक्टिवली. पहले आता है कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रूसियम, सियम, एंड लास्ट में आता है गाइनीसियम. राइट, तो कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम, दे आर 4 whorls, और ये 4 whorls अगर प्रेजेंट होते हैं तो फ्लावर कंप्लीट कहलाता है. नाउ व्हाट दे रिप्रेजेंट एक्चुअली. कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो जब फ्लावरिंग होती है तो वो ग्रीन कलर का अपीयर होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है. इसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है. करोला इज़ अ कलरफुल स्ट्रक्चर, जिसको हम पेटल्स कहते हैं नॉर्मली. उसके बाद एंड्रूसियम, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं. उसके बाद गाइनीसियम, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं. नाउ लुक एट द अरेंजमेंट. चारों तरफ कैलिक्स, उसके बीच में करोला, इसके बीच में एंड्रूसियम, और गाइनीसियम सबसे बीच में. यानी दिस इज़ अ वन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स. अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करती है. पहले कैलिक्स, फिर करोला, फिर एंड्रूसियम, और लास्ट में गाइनीसियम. सो इन दिस वे द गाइनीसियम इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और अल्टीमेटली जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है. इसी को हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं या कार्पल कहते हैं. वही आगे चलकर सीड का प्रोडक्शन करती है. तो सीड का जो प्रोडक्शन है वो गाइनीसियम के थ्रू होता है, क्योंकि मैच्योर ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में, और फ्रूट के अंदर सीड एम्बेडेड रहते हैं अलग अलग मैनर में. वो बाद में देखेंगे किस तरह से पाया जाता है अरेंजमेंट. तो गाइनीसियम इज़ फाउंड इन बिटवीन 3 whorls, तीनों whorl के बीच में पाया जाता है. सो इट इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इन द एंजियोस्पर्म, और गाइनीसियम यानी ओवरी के मैच्योरेशन से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और इसी के अंदर सीड प्रिजर्व होते हैं. सो यहाँ पर जो सीड का प्रिजर्वेशन है औरों के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाया जाता है. राइट, तो दैट इज़ द रीज़न वाई द एंजियोस्पर्मिक प्लांट डेवलप टू मच, और इसी वजह से इनका डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ पाई जाती हैं, और ये डोमिनेटिंग होते हैं. क्लियर. नाउ
एंड्रोसियम इज आल्सो नोन एज stamen. And stamen also can consider as microsporophyll. Right? Gynoecium को हम क्या कह सकते हैं? Gynoecium can be considered as a carpel. ये कार्पल से मिलकर बने होते हैं, एंड इसी को हम मेगा स्पोरोफिल कह सकते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल ऑर्गन विच इज फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेगा स्पोरोफिल. ओके, मेगा स्पोरोफिल, एज यू नो, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्पल. इसको गाइनीशियम कह सकते हैं, कार्पल कह सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल कह सकते हैं. नाउ लुक एट द मेगा स्पोरोफिल और कार्पल. इसमें क्या पाया जाता है? कार्पल कंटेन 3 पार्ट्स. 3 पार्ट पाए जाते हैं कार्पल में. कौन कौन से? ओवरी, स्टाइल and stigma. Ovary, style and stigma. ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है कार्पल, राइट? नाउ द ओव्यूल्स आर फाउंड इनसाइड द ओवरी. यानी जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड पाए जाते हैं, एंड द पॉलन ग्रेन्स आर सेट इनटू द 2 और 3 सेल्ड स्टेज. जैसा कि आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था, वहाँ 3 to 4 सेल्ड होते हैं, यहाँ 2 से 3 सेल्ड होते हैं. दैट इज़ द बिग डिफरेंस, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. द ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड विद इन द ओवरी. ये ओव्यूल्स ही आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन करते हैं. सो ओव्यूल्स are enclosed, ovules are enclosed within the ovary, within the ovary. Okay, next point, pollen grains. हेडिंग डाल दिए, pollen grains. pollen grain स्टेमन से रिलीज हो जाते हैं. जब स्टेमन मैच्योर हो जाता है तो इसी के अंदर pollen grain पाए जाते हैं, और जब pollen grain रिलीज होते हैं तो उस टाइम पर उनकी कंडीशन कैसी होती है? 2 और 3 सेल्ड स्टेज. सो pollen grain released from microsporophyll, जिसको हम स्टेमन भी कहते हैं, स्टेमन. And during the release of pollen grain, it is found 2 to 3 cell stage. दो से 3 सेल स्टेज आने के बाद ये पॉलिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है. ड्यूरिंग 2 to 3 सेल स्टेज, इट ड्रॉप्स ओवर द स्टिग्मा, fall on stigma. Stigma is the topmost part of the female reproductive organ, right? So this is all about the pollen grain, release of pollen grain, and the process of pollination. Now next is double fertilization, which is one of the next most important characteristic features of angiospermic plants, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन.